अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है नसीब। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नसीब। चौधरी साहब के घर के अकब में खाला ज़हरा का घर था। कच्ची मिट्टी के साथ बनी चारदीवारी, लकड़ी का बना दरवाज़ा जो 2-3 जगह से टूटा हुआ था। उससे दाखिल होते ही मिट्टी का कच्चा सहन, 2 छोटे से कमरे और उनसे मुल्हका किचन था। एक तरफ को गुसल खाना बनाया गया था। किचन के साथ ही एक हमाम रखकर थोड़ी सी जगह पक्की कर रखी थी, जहां बर्तन और कपड़े धोने की जगह थी। खाला ज़हरा दुबली पतली गंदुमी रंगत की चुस्त औरत थीं, जबकि उनके खावंद अलादिता सांवली रंगत के ज़रा भारी जिसामत के साथ तवाना इंसान थे। उनकी 6 बेटियां और एक बेटा था, जो 6 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने नवाजा था। अलादिता करीबी शहर की एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, मगर उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर के नौकरों की गुजर बसर हो सकती, इसलिए सबको अलग से हाथ पांव मारने पड़ते। खाला ज़हरा ने और उनकी 3 बेटियों ने चौधरी साहब और कई घरों के काम का ज़िम्मा अपने सर ले रखा था। उसके बावजूद भी घर में 3 वक्त की रोटी बनना भी मुश्किल था। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जिनका नाम नुज़हत और फरजाना था। सबसे बड़ी बेटी का नाम फौजिया था। बाकी बहन भाइयों की निस्बत वो छोटे कदो कामत की गहरी सांवली रंगत के साथ मिजाज की भी सादा सी लड़की थी। यही वजह थी कि उसका कोई रिश्ता नहीं आया था। बाकी छोटी दोनों बहनों की शादी अपनी खाला के यहाँ हो चुकी थी और दोनों के यहाँ 2-2 बच्चे भी थे। एक बहन करीबी गांव और एक बहन हैदराबाद होती थी। उसका खावंद फ़ौज में मुलाजमत करता था, इसलिए कभी किस शहर तो कभी किस शहर होती। खाला ज़हरा को हर वक्त फौजिया की फ़िक्र सताती रहती कि इसका भी घर बस जाए, लेकिन वाजबी शक्ल सूरत की वजह से उसके नसीब में अभी तक कोई ऐसा ना आया था जो इसे ब्याह कर ले जाता। आज दिन में सहन में डली पुरानी चादर पर खूबसूरत मैरून और गोल्डन रंग की रज़ाई बिछा रखी थी, जो साथ चौधरी साहब के घर से तैयार करने को लाई थी और उसी को तैयार करने में सुबह से लगी हुई थी। खाला ज़हरा की ज़िंदगी शुरू से मेहनत करने में ही गुजरी थी, साथ साथ मुंह ही मुंह में बड़बड़ा भी रही थी। अरे इतरत कहाँ रह गई हो, जल्दी करो, रेहाना बाजी के घर कपड़े धोने थे, वो तो बहुत गुस्से में होगी, जल्दी से जाओ। इतरत किचन से हाथ में प्याला और रस पकड़े निकली। आधा अधूरा रस चाय में डबोकर खाया और बाकी रूखा ही खाती खाती कमरे से चादर ओढ़ती अम्मा को बताती बाहर निकल गई। खुद ही भेज कर खुद ही खाला ज़हरा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, ठीक से खाकर भी नहीं गई, कैसी किस्मत है, खाली पेट कैसे काम करेगी। इतने में छोटी बेटी फाखरा ने कहा, अम्मा पहले खुद ही गुस्सा होती हो और बाद में खुद ही परेशान हो जाती हो। तू नहीं समझेगी फाखरा, मैं माँ हूँ माँ। चल अब तू इस तरह ना चली जाना, मैं आज ये काम पूरा कर लूँ। तू कौसर को लेकर चौधरी साहब के घर सफाई के लिए चली जा। इधर मेहमान आए हुए हैं, ढेरों काम पड़े होंगे। ठीक है अम्मा, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। कौसर बेचारी को हफ्ते में एक छुट्टी होती है, वो कहेगी उसमें भी सुबह सुबह उठा दिया। बहन का ख्याल करते फाखरा अकेली ही चली गई। कौसर से छोटा शर्जील था, जो अकलौता बेटा था खाला ज़हरा का। घर के सभी बच्चों में से सिर्फ कौसर और शर्जील स्कूल जाया करते थे। आज इतवार का दिन था तो सिर्फ कौसर और शर्जील ही सो रहे थे। ज़हरा खाला का खावंद अलादिता महीने बाद घर चक्कर लगाता। इतने दूर से हर हफ्ते आना मुश्किल था, ऊपर से बढ़ती महंगाई किराए बचाने के चक्कर में लगा रहता। माँ बाप के साथ बेटियाँ भी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने में माँ बाप के साथ काम में लगी हुई थीं। शाम 4 बजने को थे तो आगे पीछे फाखरा और इतरत काम से वापस आ गईं। दोनों ने खाना तो खा लिया था, बहुत थकी हुई थीं। आकर ज़रा देर को बिस्तर पर लेट गईं। बाहर से शर्जील और कौसर के खेलने की आवाज़ पर इतरत ने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, जाओ जाकर दरवाजे के आगे गली में खेलो, ज़रा देर को तो आराम करने दो। कोई शोर करता, कोई ज़िंदगी की तगो-दौ का एहतजाज भी करता और कोई महंगाई का रोना रोते दिखाई देता, लेकिन खुद फौजिया दिन भर अपने काम में लगी रहती। बाकी सब तो कामों को चले जाते, लेकिन वो घर का पूरा निज़ाम चलाया करती। इस वक्त भी सहन में लगे टाहली के दरख्त के नीचे लकड़ी के चूल्हे पर रखी हांडी में
सरसों का साग बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अम्मा साग बना रही हूँ, चौधरी साहब की बेटी हिना आई हुई है, उसे मेरे हाथ का साग बहुत पसंद है, आप उन्हें दे आना, फौजिया ने कहा। हाँ हाँ ठीक किया, याद दिला दिया, तुम डाल रखो, मैं दे आऊँगी। चौधरी साहब की बीवी खाला ज़हरा और उनकी बेटियों का बहुत ख्याल करती, गाहे बगाहे तनख्वाह के अलावा कपड़े, सौदा, सल्फ और अक्सरी सालन वगैरह भी भेज दिया करती। उनकी अच्छाई की वजह से खाला ज़हरा भी उनके हर काम को बजा लाने के लिए हर वक्त तैयार नज़र आती। अब रमज़ान शुरू होने वाला था तो भी चौधरी साहब के घर और रेहाना बाजी जो इसी मोहल्ले में रहा करती थीं, उनके घर से रमज़ान की ज़रूरत का सामान आ गया। फौजिया और इतरत वो संभालने में लगी हुई थीं और खाला ज़हरा झोली उठा उठा कर दुआ कर रही थीं कि जिसने इतना ख्याल किया अल्लाह उनकी खैर करे। इस घर की रोज़मर्रा रूटीन ऐसी ही थी। सुबह सवेरे खाला ज़हरा उठती, नमाज़ पढ़ती, फिर छोटे से किचन की मध्यम सी रोशनी पर फौजिया लकड़ियाँ जलाकर चाय बनाती और साथ में रोटी बना लेती। फिर कौसर और शर्जील स्कूल और बाकी सब अपने अपने कामों को निकल जाते और फौजिया घर का काम निपटा लेती। शाम में खाला ज़हरा थके होने के बावजूद फौजिया का हाथ बटाती। अब भी खाला ज़हरा शाम ज़रा बराबर को आराम करने बैठी ही थीं कि साथ दीवार से हमसाए में रहने वाली बाजी रशीदा ने आवाज़ दी, इतरत इतरत कोई है सामने। इतरत तो सो रही थी। कौसर भागी गई। जी बाजी क्या बात है? उसने कहा, अम्मी को भेजना, हैदराबाद से नुसरत का फ़ोन आया है, भाग कर उन्हें बुलाओ। खाला ज़हरा ने फ़ौरन पाँव में चप्पल पहनी और फ़ोन सुनने को चली गईं। वापसी पर खुशी से बताया कि इस बार तो ईद पर नुसरत भी आएगी। सब ही साल भर से उसे मिले नहीं थे, सो सुनकर खुश हो गए। खाला ज़हरा ने कम आमदन में से भी मुश्किल वक्त के लिए छोटी सी कमेटी डाल रखी होती थी। अब भी यही सोचकर इत्मीनान था कि नुसरत आएगी, फरजाना आएगी तो ईद पर घर में खर्चा पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर रमज़ान शुरू हो गया। सब ने सादगी के साथ रमज़ान का महीना सब्र शुक्र के साथ गुजारा। शाम में कभी चौधरी साहब के यहाँ और कभी बाजी रेहाना के यहाँ से अफ्तारी की ट्रे आ जाती। रमज़ान में सब मोहल्लेदार एक दूसरे के घर में अफ्तार का कुछ ना कुछ सामान भेजते। रमज़ान के बाद ईद भी गुजर गई। नुसरत और फरजाना अपने बच्चों के साथ आई भी और रहकर चली भी गईं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, फौजिया के बालों में चांदी चमकने लगी थी। इस बार भी जब अल्लाह देता ईद पर घर आया तो खाला ज़हरा ने बहुत से फ़िक्रों और अंदेशों का जिक्र कर दिया। अल्लाह देता ने कहा, रब पर भरोसा रखो, खैर होगी। जहाँ और सबको रब दे रहा है, फौजिया हमारे लिए भारी तो नहीं। ये सुनकर खाला ज़हरा चुप हो गईं। असर के बाद सहन में लगे दरख्त के नीचे डली चारपाई पर बैठकर कुरान पाक पढ़ने लगीं और शाम में बाजी रेहाना के यहाँ बर्तन धोने को चली गईं। आज सुबह भी इतरत और खाला ज़हरा चौधरी साहब के काम करने में मसरूफ़ थीं कि घर से शर्जील बताने को आया कि घर मेहमान आए हैं। चौधराइन साहिबा को बताकर खाला ज़हरा घर आ गई तो देखा अल्लाह देता कि फूफी काफ़ी अरसे बाद आज घर आई हुई थीं। फौजिया उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी और खाला ज़हरा उनसे बातें करने लगीं। कहने लगीं, इतने अरसे बाद चक्कर लगाया, घर में सबका हाल अहवाल पूछने लगीं। फिर खाला ज़हरा ने शर्जील को बाज़ार भेजा और मुर्गी का गोश्त मंगवा लिया। इतने में फ़ाखरा और फौजिया वो बनाने लगी और खाला ज़हरा ने तंदूर पर गर्मा गर्म रोटी लगाई। सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। जाने से पहले अल्लाह देता की फूफी साहिबा ने ज़हरा से कहा कि मैं आज तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। तुझे तो पता है मैं और तेरे फूफा दोनों बीमार रहते हैं और साकिब की बीवी को फौत हुए 4 साल गुजर चुके। हम चाहते हैं कि उसकी शादी कर दें। आज मैं तेरी बेटी फौजिया का हाथ मांगने आई हूँ। सफ़ेद पोशी और गरीब लोगों के घरों में रिश्ते का आना ही बड़ी बात समझा जाता था। ये भी हकीकत थी कि फौजिया की वाजबी शक्ल सूरत और पक्के रंग की वजह से कोई और रिश्ता ना आता था। सो ऐसे में ये रिश्ता भी खाला ज़हरा को गनीमत लगा। जल्द ही तमाम मामलात तह पा गए और बिना कुछ सवाल किए, बिना कोई एतराज़ किए फौजिया डोली में बैठी अपने ससुराल आ गई। फौजिया पर खाला ज़हरा के घर का दारोमदार था। वो उनके दुख सुख की साथी भी थी
उसके बगैर घर बहुत खाली लग रहा था। लेकिन खाला ज़हरा को इस बात का इत्मीनान था कि उसका घर बस गया। अब इतरत और खाला ज़हरा काम पर जाती और फ़ाखरा घर को संभाल लेती। शाम में कौसर भी उनकी मदद कर दिया करती। गांव के दूसरे किनारे फौजिया का ससुराल था। रोज़ रोज़ तो ना आ सकती, कभी कभार चक्कर लगा लिया करती। अब्दुल्ला अच्छे दिल का मालिक था। गांव की एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था। मैके की तरह ससुराल भी सादा सी ज़िंदगी और कम आमदन के साथ मिला। लेकिन उम्र में लगभग 5 साल बड़ा होने के बावजूद उसने फौजिया का बहुत ख्याल रखा। 2 साल बाद फौजिया के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो पूरे घर में खुशी की फ़िज़ा दौड़ गई। नन्हा हारिस सबको बहुत अच्छा लगता। अब अब्दुल्ला ने शाम में भी नौकरी शुरू कर दी ताकि आने वाले बच्चे की ज़रूरियात भी आसानी से पूरी हो जाएं। दिन अच्छे गुजर रहे थे। हारिस 2 साल का हो गया, बाप का लाडला था। इसी अरसे में फूफी और फूफा जान अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा और दादी के लाड से तो महरूम हो गया, लेकिन बाप ने हाथों का छाला बना रखा था। आज भी फौजी और हारिस को सुबह में खाला ज़हरा के हाथ छोड़ने आया कि मैं शाम में आऊँगा तो वापस लेता जाऊँगा। वो सहन में खेलने लगा और जाते जाते अब्दुल्ला के कदमों से लिपट गया। बाबा जल्दी आना। अब्दुल्ला मुस्कुराया। मेरा बेटा, बस मैं जल्दी से आ जाऊँगा। खाला ज़हरा उसे लेकर सहन में आ गईं और उसके साथ खेलने लगे। खाला ज़हरा उसे लेकर सहन में आ गईं और वो शर्जील और कौसर के साथ खेलने में लग गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाज़ा इस ज़ोर से बजा कि खाला ज़हरा का दिल ही हौल गया। हमसाए के एक बच्चे ने आकर घबराई आवाज़ और टूटे लफ्ज़ों में बताया कि अब्दुल्ला भाई का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कि सब अस्पताल को दौड़ते और फौजिया को संभालते, फौजिया ये सुनते ही ज़मीन पर गिर गई। उसे कुछ होश ना रहा। साथ ही अगले चंद लम्हों में शर्जील दोबारा गली से भागा भागा वापस आया और बताया वहीं सड़क पर अब्दुल्ला भाई का एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया। घर में मातम का समा था। सब अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। सहन मेहमानों से भरना शुरू हो गया। अलादिता भी शहर से पहुंच गया। फरजाना, नुज़त सभी आ गए। फौजिया तो बेहोश पड़ी थी। उसे तो ये मालूम ही ना था कि उसकी दुनिया तो उजड़ ही गई है। और नन्हा हारिस जो बाबा को जल्दी आने को कह रहा था, उसके कहने पर वो आ तो वक्त से पहले गया था, लेकिन हमेशा चले जाने के लिए। वक्त कहाँ थमता है। सब ने आहों और सिसकियों में उसे आखिरी सफ़र पर रुखसत किया। फौजिया को कब मालूम था कि वो उसे और हारिस को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ने आया था। ज़िंदगी के इस सफ़र में उसे और हारिस को छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ अकेले ही रवाना हो गया था। अब घर भरा होने के बावजूद हर किसी के चेहरे पर गम और वहशत थी। फौजिया को संभलने में 1 साल लग गया। उसके बाद उसे तो कुछ सब्र आ ही गया, लेकिन नन्हा हारिस आज भी अम्मी से सवाल करता कि बाबा कब आएंगे। उसकी निगाहों की तलाश अभी ख़त्म ना हुई थी। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और फौजिया अपने नसीब और अपने बेटे के साथ माँ बाप की दहलीज पर बैठी है और मुस्तकबिल में साथ की खुशियाँ देखने के इंतज़ार में है। अब वो रोज़ाना सहन में लगे दरख्त के नीचे साए में बैठकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती है और साहत को भी हाफ़िज़ कुरान बनाकर उसने अब्दुल्ला के लिए सदक़े जारिया बना दिया है और बाबुल का आंगन ही उसका हमेशा के लिए नसीब बन गया है।